इनकम टैक्स सब्जेक्ट जिन लोगों का भी है सिलेबस में, वो बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, एमकॉम हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, या फिर हम लोग का पर्सनल लाइफ में, हर एक को इनकम टैक्स रिटर्न जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉमर्स का स्टूडेंट हैं, नहीं है, कुछ भी, इनकम टैक्स का रिटर्न हम लोग जब भी इनकम करते हैं, या फिर डायरेक्टली इनकम करें या फिर इनडायरेक्टली मेरे पास कोई इनकम आए, कोई मेरे नाम में कोई एफडी कर दिया, उससे मेरे नाम में इनकम आए, तो मुझे क्या इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। ये सब जानने के लिए हम लोग को वेरी वाइटल टॉपिक, वेरी वाइटल एरिया ऑफ इनकम टैक्स है इनकम टैक्स रिटर्न। नाउ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हु आर लायबल टू सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न, किन लोग को मैंडेटरीली इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। बहुत कोई को कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे क्या सबमिट करना है, मेरा इनकम इतना है, मुझे क्या सबमिट करना है, मैंने पैन बना लिया है तो पैन बनाने से क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। सो दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस। सो ये जानना चाहिए, क्योंकि अगर इनकम टैक्स रिटर्न आप टाइमली सबमिट नहीं करते हैं, अगर आप मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है आपके लिए कि सबमिट करना, आप नहीं करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट चढ़ेगा, आपको फीस चढ़ेगा। तो इस सब आपको जानना चाहिए, हु आर लायबल टू सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न। सेकेंड, ड्यू डेट बाई विच रिटर्न इज़ टू बी सबमिटेड, कौन डेट का अंदर, ड्यू डेट जो अगर मुझे नॉर्मल रिटर्न का सबमिट करना है तो उसका क्या ड्यू डेट है, अगर मुझे बिलेटेड रिटर्न सबमिट नहीं करना है तो कौन सा ड्यू डेट का अंदर मुझे करना पड़ता है। एक टाइम प्रिस्क्राइब है, टाइम स्पेसिफाइड है, उसके अंदर मुझे सबमिट करना ही होगा। तो ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज़ रिटर्न ऑफ इनकम। सो ये थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज़ रिटर्न ऑफ इनकम। डेफिनेटली रिटर्न ऑफ इनकम कोई फॉर्म बोलेगा, कोई फॉर्मेट बोलेगा, वट एवर, इट इज़ फर्निशिंग ऑफ सर्टन पर्टिकुलर्स और इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका कुछ पर्टिकुलर्स या इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फॉर्म में आप बता रहे हैं किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आप उनको सबमिट कर रहे हैं, आप उनको फर्निश कर रहे हैं, आप उनके पर्टिकुलर प्रोसेस में फाइल कर रहे हैं कि आपका डिटेल्स ऑफ इनकम क्या था, कहाँ से कितना इनकम हुआ है, सैलरी से कितना हुआ है, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट कितना मिला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनकम टैक्स लायबिलिटी आपका कितना बना है, इनकम टैक्स आपने कितना पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद आपने क्या पे किया है, कौन सा टाइम में पे किया है, चालान नंबर एक्सेट्रा, ये सब कुछ बोल के आपको बताना पड़ता है। जो फॉर्म में, जो टाइम के अंदर प्रिस्क्राइब मैनर एप्रोप्रिएट फॉर्म के अंदर ईयरली बेसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम। सो रिटर्न ऑफ इनकम ऐसा नहीं है कि रिटर्न सबमिट करना हम लोग बोलते हैं तो लगता है कि रिटर्न मतलब सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न छोड़ के भी हर एक टैक्सेशन सिस्टम में एक रिटर्न का स्कीम होता है, सब सिस्टम होता है। जैसे जीएसटी का रिटर्न अलग सिस्टम है। सो जिन लोग जीएसटी कलेक्शन करते हैं, सेलर लोग होते हैं, वेंडर लोग होते हैं, उन लोग को जीएसटी रिटर्न भी सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो अलग प्रोसेस है। हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न का बात कर रहे हैं। सो इनकम टैक्स रिटर्न में क्या है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में सर्टन पर्टिकुलर्स और इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को बता रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता रहे हैं कि मेरा इनकम कहाँ से कितना था, कब मैंने इनकम किया, कहाँ से कितना इनकम किया, मेरा इनकम टैक्स लायबिलिटी कितना बना था, उसमें मैंने कितना पे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, बैंक ईयर बाद ख़त्म होने के बाद मैंने कितना पे किया, मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या क्या, कहाँ बैंक अकाउंट है, मेरा आधार नंबर उसमें लिंक किया जाता है, मेरा पैन क्या है, एक्सेट्रा, हर एक चीज़ बोल के हम लोग, और भी कुछ डिटेल्स रहते हैं हम लोग जो गवर्नमेंट को ईयरली बेसिस में एप्रोप्रिएट फॉर्म में जो हम लोग रिटर्न पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, नाउ हु आर लायबल टू सबमिट रिटर्न, हु आर लायबल, कौन मैंडेटरली रिक्वायर्ड किन के लिए है जो सबमिट करना ही पड़ेगा। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे बोला गया है कि किन लोग लायबल हैं। सो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो हम लोग स्टूडेंट्स लोग खास करके एग्ज़ाम के लिए, या फिर नॉर्मल जो सैलरीड पर्सन है, नॉर्मल जो बिज़नेस करते हैं, उन लोग के लिए एप्लीकेबल है, या नॉर्मल फॉर्म है, कंपनी है, उन लोग का एरिया से मैंने बोला है। और भी ये छोड़ के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। डेफिनेटली मैंने बोला है कि कंपनी या फॉर्म, ये कवर किया है कि कंपनी फॉर्म इन लोग कब सबमिट करना पड़ता है रिटर्न ऑफ इनकम। एनी अमाउंट ऑफ इनकम और लॉस, मतलब एक कंपनी और फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, इन लोग का अगर कोई भी इनकम हो या लॉस हो, कितना से ज़्यादा होने से रिटर्न सबमिट करना होगा, ऐसा कोई बात नहीं कि 5 लाख होना ही होगा, 10 लाख होना ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं। उन लोग के लिए कोई भी इनकम हो
या इनकम पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मतलब लॉस हो, तो भी उन लोगों को रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करना ही है विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब फॉर देम, विद इन द स्पेसिफाइड फॉर्म, एज पर द स्पेसिफाइड फॉर्म। ओके, सो कंपनी और फर्म अगर हैं तो उनको दे आर लायबल टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम। क्लियर। नेक्स्ट, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI मतलब आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जैसे यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा और भी होते हैं, उन लोग का कुछ अलग भी है। इन लोग के लिए है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कुछ और पढ़ते हैं इसमें, इफ़ इनकम बिफोर एग्जेम्पशन और डिडक्शन अंडर सेक्शन, कुछ इन लोग को कब रिटर्न सबमिट करना होगा समझ लीजिए अच्छा से, क्योंकि इंडिविजुअल में हम लोग भी पढ़ते हैं, एज इंडिविजुअल हम लोग भी पढ़ते हैं, नॉर्मल केस में हम लोग भी पढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफाइड केस मैंने छोड़ दिया है, नॉर्मल जो होता है सब वो केस मैंने बोल रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए भी हम लोग को ज़रूरत होता है। सो इंडिविजुअल अगर आप हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं, तो अगर आपका इनकम बिफोर गिविंग एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस एंड डिडक्शंस अंडर सेक्शंस 1038, 10A, 10B, 10C, कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस है, ये सब एग्जेम्पशन का सेक्शन है, डिडक्शन का कुछ सेक्शन है और भी है, जैसे 80C to 80U जितना चैप्टर 6 से डिडक्शन होता है, जैसे आप PPF में पैसा जमा कर रहे हैं, GPF में कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, 80C, 80D ये सब सेक्शन में डिडक्शंस होता है। 54, 54B, 54D एक्सेट्रा ये सब सेक्शंस है, ये सब कैपिटल गेन सेट का सेक्शन है। अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं वहाँ से कोई गेन होता है, ये सब कैपिटल गेन के सेक्शन है, वहाँ पर कुछ एग्जेम्पशन पाने के सेक्शन है। तो अगर आपको एग्जेम्पशन मिलता भी है समझ लीजिए, ये अवॉइड करने से नहीं होगा, समझना होगा। अगर आपका इनकम ये सब एग्जेम्पशन या डिडक्शन अगर आपको मिलता भी है तो ये सब देने का पहले आप देखिए आपका इनकम कितना आ रहा है। वो इनकम अगर आपका एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करना ही है। फिर मैं बोलता हूँ, ये थोड़ा डाउट लगेगा। अगर इनकम फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग, जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीज़न नहीं है, जो सुपर सीनियर सिटीज़न नहीं है, जो बिलो 60 ईयर्स हैं, उन लोग के लिए एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000। इंडिविजुअल के लिए 2,50,000 तक आपको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है, दैट इनकम इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। सो अगर 2,50,000 मेरा क्रॉस करता है तो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। क्लियर। सो नॉट चार्जेबल टू टैक्स वो होता है 2,50,000 तक। तो ये 2,50,000 के ज़्यादा अगर आपका इनकम हो जा रहा है, ये सब एग्जेम्पशन और डिडक्शन देने का पहले ही ये सब एग्जेम्पशन देने का पहले आपका अगर ज़्यादा हो जा रहा है 2,50,000 से, तो आपको डेफिनेटली रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करना होगा। क्लियर। तो मैंने क्या बोला, ये सब देने के बाद नहीं, ये सब देने का पहले। अगर आपका इनकम 2,50,000 से ज़्यादा हो गया, या अगर आप सीनियर सिटीज़न है 3 लाख से ज़्यादा हो गया, अगर आप सुपर सीनियर सिटीज़न है मतलब 80 इयर्स से अबव आपका है एज, तो आपको लिए 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स कैलकुलेशन नहीं होता है, तो आपका एग्जेम्पशन लिमिट है 5 लाख। तो कहूँ 2,50,000, कहूँ 3 लाख, कहूँ 5 लाख, अगर इससे ज़्यादा इनकम हो जाता है आपका ये सब एग्जेम्पशन डिडक्शंस के पहले, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करना होगा। ये जगह बहुत कोई को क्लियर नहीं होता है। बहुत कोई सोचते हैं कि मेरा इनकम अगर टैक्सेबल है, मुझे अगर फाइनली टैक्स देना है तो ही मैं रिटर्न सबमिट करूँगा। नहीं, ये गलत है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका इनकम है 4 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल, आप वहाँ से 1,50,000 आपका इनकम है, मान लीजिए 3,70,000, 3,80,000, 3,90,000 वॉटेवर, आप वहाँ से 1.5 लाख रुपया का टैक्स सेविंग FD कर लेते हैं, या 1.5 लाख रुपया पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं, या आप हेल्थ इंश्योरेंस कुछ पैसा का कराते हैं, कुछ पैसा का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, कुछ टैक्स सेविंग FD कराते हैं, हर सब पॉइंट मिला के आपका 80C से 80U का डिडक्शंस आपका 1.5 लाख रुपया हो गया मान लीजिए। तो अगर आप ये सब डिडक्शंस देने के बाद आप 2,50,000 से नीचे आ जाते हैं या 2,50,000 तक रह जाते हैं, ये सब आपका ग्रॉस इनकम कितना था 3,70,000, लेकिन आपने वो सब डिडक्शंस का बेनिफिट पाया, इसलिए आपका इनकम हो गया मान लीजिए 2,40,000 या 2,50,000।
2,50,000 क्रॉस नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये सब एग्जेम्पशन देने का पहले थे 370, आप एग्जेम्पशन लेने के बाद 2,50,000 के अंदर आ गए हैं। तो आप सोचेंगे क्या, मुझे तो टैक्स नहीं लगेगा इसलिए मैं रिटर्न सबमिट नहीं करूँगा। दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि आपको रिटर्न सबमिट करना ही होगा। अगर आपका एग्जेम्पशन ये सब देने का पहले, ये डिडक्शंस ये सब सेक्शन लेने का पहले, अगर आप इसका पहले ही क्रॉस कर जाते हैं एग्जेम्पशन लिमिट, वो सब देने का बाद नहीं पहले, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना है। डरने का कोई बात नहीं इसमें, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने से डरने का कोई बात नहीं। इसमें सबमिट करने से कोई पैसा नहीं लगता है, अगर खुद कर पाएंगे तो कोई पैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन ये करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको वो इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब लग जाएगा। क्लियर? और भी कुछ कैटेगरीज हैं, वो सब हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो कंपनी और फर्म के लिए मैंने क्या बोला, एनी इनकम और रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस होने से उन लोगों को सबमिट करना है। उन लोग के लिए कोई एग्जेम्पशन लिमिट तक वेट नहीं करना है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं, ये सब एग्जेम्पशन डिडक्शन लेने का पहले अगर आपका 2,50,000 का नीचे रह गया, या फिर आप सीनियर सिटीजन है 3 लाख तक का रह गया, अगर सुपर सीनियर सिटीजन है 5 लाख तक का रह गया इनकम, ये सब देने का पहले, तो आपको सबमिट नहीं करना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक हाउस वाइफ है, होम मेकर हैं, उनका सिर्फ कुछ एफडीज़ हैं, कुछ ट्यूशन पढ़ाती हैं, कुछ से कोई ये इनकम आता है, तो मान लीजिए उनका सब मिला के इनकम है 2 लाख रुपया, तो उनका ये सब एग्जेम्पशन डिडक्शन ये सब का पहले ही 2 लाख रुपया है। और हर एक को ये सब एग्जेम्पशन नहीं मिलता, हर एक को ये सब डिडक्शन नहीं मिलता हर एक सेक्शन में। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब ये मैक्सिमम है, जिसको जो में मिलता है ये सब देने का पहले मान लीजिए उनको 2,50,000 से नीचे है, तो उनको रिटर्न सबमिट नहीं करना होगा। लेकिन अगर वो ये सब देने का पहले 2,50,000 क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर उनको रिटर्न सबमिट करना होगा। क्लियर? इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सो ड्यू डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सो ड्यू डेट क्या क्या है? ड्यू डेट सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बोला गया है वही सेक्शन में, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। क्लियर? यहाँ पर ड्यू डेट बोला गया है। सो लेट मी टेक ए लेजर पॉइंट। जैसे यहाँ पर 5 कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, 5 कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे। ये हाईलाइटर लेते हैं, 5 कैटेगरी। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे, 4, 5। 5 कैटेगरी में 5 डेट्स बोला हुआ है, लेकिन 5 डेट्स में हम लोग फाइनली देखेंगे कि 3 डेट ही एक्चुअली याद रखना होगा हम लोग को। सो ड्यू डेट्स किसके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, भी समझ लीजिए। अगर वो एसएससी, where the SSC is required to furnish a report under section 92E pertaining to international or specified domestic transactions including partners of such SSC, मतलब अगर आपका कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है और उसका या फिर स्पेसिफाइड कुछ पर्टिकुलर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस आपका है, उसका रिपोर्ट अगर आपको फर्निश करना पड़ता है, तो आपको 30 नवंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर रिटर्न सबमिट करना होगा। रिटर्न सबमिशन कब होता है? एक फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर होता है, मतलब मान लीजिए 23-24 इज़ द प्रीवियस ईयर, सो 24-25 विल बी द असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स में हम लोग जानते हैं 23-24 अगर ये मेरा प्रीवियस ईयर है तो 24-25 विल बी द असेसमेंट ईयर। सो असेसमेंट ईयर उस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 24-25 को बोला जाएगा 23-24 के लिए। तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का 30 नवंबर तक का टाइम मिलेगा। मतलब ड्यू डेट मतलब 30 नवंबर के अंदर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर उस एसएससी को रिटर्न सबमिट करना होगा। मतलब वो उनका जो रिलेवेंट फॉर्म है उस फॉर्म में आईटीआर बोला जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, आईटीआर फॉर्म में उनको रिटर्न सबमिट कर देना होगा। क्लियर? सो ये हुआ किसके लिए? where the SSC is required to furnish return of income, furnish some report under section 92E pertaining to some international specified domestic transactions including partners of such SSC। अगर वो SSC का कुछ पार्टनर्स भी हैं तो उनको भी, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में है तो वो उनको लिए भी वो डेट हो जाएगा 30 नवंबर। क्लियर? सो 30 नवंबर सिर्फ नहीं बोल के छोड़ देंगे हम लोग, ये गलत होता है। 30 नवंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर।
क्लियर। सो प्रीवियस ईयर कट जाने के बाद उस ईयर का हम लोग एक्चुअल इनकम जानते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर अगर 23-24 है तो 23-24 का रिटर्न 23-24 में कभी नहीं हो सकता है। तो 23-24 का रिटर्न एक्चुअली सबमिशन होगा 24-25 में। क्लियर। सो व्हाट 30th नवंबर। अगर एसएससी इज ए कंपनी नॉट हैविंग एनी इंटरनेशनल और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, अगर एसएससी कंपनी है जिनका कोई डोमेस्टिक या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं जो इसमें बोला हुआ था, तो फिर उनके लिए क्या डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर। तो उनके लिए था 30th नवंबर, यहाँ आ गया 31 अक्टूबर। क्लियर। सो क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुआ। तो अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है, एक चीज़ ईजी याद रखिए 30th नवंबर, ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको हिसाब करने भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आपको 31 अक्टूबर, एक महीना कम मिला। मतलब कब से टाइम मिलता है सोच के देखिए। असेसमेंट ईयर कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से। सो अप्रैल टू मार्च हुआ मेरा एक प्रीवियस ईयर, फिर वो नेक्स्ट अप्रैल से स्टार्ट हुआ उसी ईयर का रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब 23-24 का बाद 24-25 जब असेसमेंट ईयर हो रहा है तो अप्रैल 24 से स्टार्ट हो रहा है वो। तो 31 अक्टूबर 2024 तक हम लोग रिटर्न सबमिट कर पाएंगे अगर मैं एक कंपनी हूँ जिनका कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है या फिर डोमेस्टिक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस नहीं है, जो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स एक्ट में बोला हुआ है। क्लियर। थर्ड, फिर देखिए और एक डेट आ रहा है 31 अक्टूबर कब? When the SSC is a person other than a company। सो यहाँ कंपनी था, यहाँ कंपनी नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है? नॉट हैविंग इंटरनेशनल स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, इसका भी नहीं था, इसका भी नहीं है। Whose accounts are required to be audited under the income tax act or any other law। मतलब अगर वो कंपनी नहीं है, कंपनी होने से तो 31 अक्टूबर होगा ही, अगर वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है 30th नवंबर होगा ही। अगर वो कंपनी नहीं भी है लेकिन उनका अकाउंट्स अगर कोई ऑडिट करना कंपलसरी है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर लॉ, अगर कोई लॉ में उनका अकाउंट्स ऑडिट करवाना ज़रूरी है, एसेंशियल है, तो उनको भी थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। मतलब 31 अक्टूबर तक टाइम मिलेगा। मतलब एक कब से कब तक ख्याल कीजिए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मतलब हम लोग को एक्चुअली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 मंथ्स हम लोग को टाइम मिल गया तो रिटर्न सबमिट करने के लिए रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर। क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, लास्ट दो देख लूँ। Where the SSC is a partner in a firm whose accounts are required to be audited। So partner in a firm whose accounts are required to be audited, मतलब वो पार्टनरशिप का अगर अकाउंट्स और required to be audited under the income tax act or any other law, तो वहाँ भी क्या हो रहा है 31 अक्टूबर तो द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सो एक ही टाइप का चीज़ है, वहाँ भी ऑडिट करवाना था, यहाँ भी ऑडिट करवाना है। यहाँ फ़र्क क्या है? द एसएससी इज़ नॉट ए कंपनी, द एसएससी इज़ ए पर्सन। पर्सन मतलब यहाँ क्या पर्सन? इनकम टैक्स में जो पर्सन का मतलब है। सो पर्सन एसएससी डेफिनेशन इस फर्स्ट चैप्टर में होता है। सो पर्सन कैन बी इंडिविजुअल, पर्सन कैन बी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पर्सन कैन बी कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ बोल दिया है पर्सन अदर देन ए कंपनी, तो यहाँ पर अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड 31 अक्टूबर। सिमिलरली बोला जा रहा है अगर वो एसएससी इज ए पार्टनर, एसएससी कोई पार्टनर है इन ए पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म का अगर ऑडिट एसेंशियल है करवाना, तो वहाँ वो पार्टनर का इनके रिटर्न सबमिट करने के लिए भी 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाएगा। क्योंकि सोच लीजिए वो पार्टनरशिप से वो पार्टनर का भी तो कुछ इनकम मिलेगा। अगर पार्टनर को वहाँ से इनकम मिले तो वो पार्टनरशिप का अगर इनकम पहले ऑडिट नहीं कंप्लीट हो तो बेचारा पार्टनर को प्रॉफिट मिल के कैसे वो अपना इनकम कंप्लीट करेगा? उसको इनकम कंप्यूट करेगा तब तो वो रिटर्न सबमिट करेगा गवर्नमेंट को। सो अगर रिटर्न सबमिट करना है सो उसके पहले तो पार्टनरशिप का ऑडिट कंप्लीट करना होगा, तो पार्टनर अपना बेचारा प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट बता पाएगा। तो अल्टीमेटली पार्टनर के लिए भी इसलिए 31 अक्टूबर बोला गया। क्लियर। सो जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको भी 31 अक्टूबर, पार्टनर के लिए भी 31 अक्टूबर, हर एक को अपना इनकम का रिटर्न अपने सबमिट करना पड़ता है। क्लियर। इन एनी अदर केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल जब हैं हम लोग के लिए यूजुअली 31 जुलाई हो जाता है। जिन लोगों का कोई बिजनेस या पार्टनरशिप में नहीं है जिसका अकाउंट्स ऑडिट करवाना एक्सेट्रा, तो हम लोग नॉर्मल जो सैलरीड पर्सन है या फिर बिजनेस प्रोफेशन में है जहाँ पर ऑडिट कंपलसरी नहीं है, तो हम लोग को क्या हो जा रहा है 31 जुलाई ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो 31 जुलाई मतलब सोच लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना टाइम मिला। सो 4 महीना क्यों? रेलिवेंट असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, सो मतलब
जस्ट 4 महीना टाइम मिला आपको, उसका अंदर अपना पूरा इनकम पिछला साल का कंप्यूट करना है। कंप्यूट करके क्या टैक्स दिए है वो सब क्लियर कीजिए, सब जो भी बाकी है, और रिटर्न सबमिट कर दीजिए 31 जुलाई तक। इसलिए देखिएगा जिन लोग इनकम टैक्स का काम करते हैं उन लोग बोलते हैं अभी बहुत प्रेशर जा रहा है क्योंकि रिटर्न सबमिशन का डेट पास आ रहा है इनकम टैक्स का। सो इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिशन का फॉर इंडिविजुअल्स अदर देन फॉलोइंग इन द अबव कैटेगरीज अगर बोलें तो नॉट ओनली इंडिविजुअल, इन एनी अदर केस 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर विल बी द लास्ट डेट। सो ड्यू डेट मीन्स दिस इज द नॉर्मल रिटर्न सबमिशन without getting delayed, without paying any interest etc. Clear? So that is due date. Section 139 subsection 1 वही चल रहा है। Clear? So 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। नाउ यहाँ से हम लोग आज जो सीखे वहाँ क्या सीखे हम लोग? सो हु आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम, हु आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरीली, ये हम लोग सीखे हैं। जैसे कंपनी फॉर्म होगा तो क्या होगा, जैसे इंडिविजुअल HUF होगा तो वो वो अगर उन लोग का एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे तो एसेंशियल नहीं है, हम लोग पढ़े। और एक चीज़ हम लोग जान पाएँ कि ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम क्या है। सो ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, हम कौन कैटेगरी का SSC है या पर्सन है इन द आई ऑफ इनकम टैक्स, वो हमको जानना जरूरी है। क्लियर? अब कुछ चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा। सो 3 डेट्स में एक्चुअली हम लोग आके खड़ा हुए हैं। देखिए 31 जुलाई, 31 अक्टूबर जहाँ पर ऑडिट या पार्टनरशिप फॉर्म का वो पार्टनर है एक्सेट्रा, और 30 नवंबर जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये 3 डेट हम लोग को याद रखना है। 5 कैटेगरी है लेकिन 3 डेट है। तो हम लोग को डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस मन में अराइज करेगा। कैन रिटर्न बी सबमिटेड आफ्टर द अबव ड्यू डेट्स, उसके बाद में क्या सबमिट किया जा सकता है, जिसको हम लोग टेक्निकली बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। तो कब तक किया जा सकता है, वो करने से कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ तो दिक्कत है भाई, तो क्या दिक्कत है वो भी हम लोग को जानना पड़ेगा। सो कैन रिटर्न बी सबमिटेड आफ्टर द अबव ड्यू डेट्स, ये क्वेश्चन नेचुरली माइंड में आएगा। डज ए पर्सन नीड टू सबमिट इन केस ऑफ लॉस, सबमिट रिटर्न मीन्स इन केस ऑफ लॉस। एक आदमी का अगर लॉस हुआ है इंडिविजुअल, कंपनी और फर्म में तो हम लोग देखें कि एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो या लॉस हो तुमको सबमिट करना ही है। लेकिन अगर मैं कंपनी नहीं हूँ तो मेरे लिए कंपलसरी नहीं है। अगर लॉस हो तो अगर कंपलसरी नहीं है मुझे क्या सबमिट करना चाहिए, अगर नहीं सबमिट करेंगे तो फिर क्या कोई दिक्कत होगा, ये सब चीज़ हम लोग को बोला गया है। रिटर्न ऑफ लॉस बोल के एक हेडिंग है, एक सेक्शन में बोला हुआ है, वो भी हम लोग जानेंगे। कैन ए रिटर्न बी चेंज्ड और रिवाइज्ड और अपडेटेड, ये भी एक क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन रिटर्न सबमिट कर दिया, उसके बाद वो कुछ चीज़ मुझे याद पड़ा, मैं भूल गया था सबमिट करने, मुझे रिवाइज करना है, इज़ इट पॉसिबल? सो हाँ, डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ डिस्कस्ड ऑन द रिवाइज रिटर्न। व्हाट विल हैपन if I do not return submit, if I do not submit the return, if I do not submit return, अगर मैं रिटर्न सबमिट ही नहीं करता हूँ तो फिर क्या होगा, कुछ दिक्कत होगा? तो क्या दिक्कत होगा वो भी हम लोग बाद में जानेंगे। सो ये सब हम लोग डेफिनेटली बाद में डिस्कस करेंगे दूसरा वीडियो में। ये सब जानने के लिए आप लोग को दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड ये इसका कंक्लूजन है 3 डेट्स। Okay, so thank you very much. A return of income is very important topic. We will discuss another important topics in next videos. Thank you very much.